राधे राधे सभी बच्चों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था सैंपल पेपर 1 का सेक्शन नंबर डी एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन ई, वो भी सैंपल पेपर 1 का, जिसके अंदर हम तीन क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे केस स्टडी है 36, 37 एंड 38। इन तीनों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 36, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन्स इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। तो मनप्रीत कौर है वो एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है किसमें, शॉट पुट गेम के अंदर। तो हर थ्रो ऑफ 18.86 एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स, एशियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसी भी वुमेन एथलीट के लिए कितना फेंका था, 18.86 मीटर पर शॉट पुट किया था। तो उसको रोल मॉडल मानते हुए संजीता भी चाह रही है कि वो गोल्ड लेके आए ओलंपिक गेम्स के अंदर। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56, अभी वो कितना थ्रो कर पा रही है, शॉट पुट कर पा रही है कितने दूर तक, 7.56 तक कर पा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल में वो एथलीट है। शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग एंड वाज एबल टू improve the distance by 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। वो स्कूल के अंदर एक एथलीट है, इसलिए वो हर रोज मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रैक्टिस करती है इसकी, और एक वीक के अंदर कितना ज्यादा डिस्टेंस वो इंप्रूव कर पा रही है, 9 सेंटीमीटर अपना थ्रो और ज्यादा आगे फेंक पा रही है। तो हम देखो केस बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम केस 1 की अगर हम बात करते हैं, जहां पर इनिशियली थ्रो यानी ए हमारे पास है, इसका कितना 7.56 है, 6 मीटर है। ठीक है, वो इतना फेंक पा रही है, तो ये पहला नंबर हमने मान लिया ए 7.56। और डी हमारे पास में कितना है जी, डी हमारे पास में है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 9 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड यानी 0.09 मीटर। डी हमारे पास हो जाएगा 0.09 मीटर। ओके, इसके बाद देखते हैं अब क्या बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप है, कितने दिनों का स्पेशल कैंप था, वो 15 डेज का स्पेशल कैंप था। सी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज, उसने स्टार्ट किया 40 थ्रो से। तो केस 2 के अंदर देखते हैं स्टार्ट कितने से किया, यानी ए जिससे वो स्टार्ट कर रही है वो है 40। ठीक है, तो ए हमारे पास आ गया 40। उसके बाद में एवरी डे, हर डे वो अपने थ्रो को बढ़ाती चल रही है, इंक्रीजिंग द थ्रोज बाय 12, और बढ़ाती चल रही है, यानी डी हमारे पास में कितना आ गया जी, 12 आ गया। 12 से वो अपने थ्रोज को बढ़ाती चल रही है। अब देखते हैं टू अचीव हिज रिमार्केबल प्रोग्रेस। ओके, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि संजीता जो है 11th डे पर कितना ज्यादा कितने थ्रोज फेंक पाएगी, सॉरी हाँ कितने थ्रोज फेंक पाएगी। तो थ्रो की बात किसमें की गई थी, केस सेकंड के अंदर, जिसमें वो स्टार्ट कर रही थी, स्टार्टिंग में कितने थ्रो फेंक रही थी, वो 40 थ्रोज फेंक रही थी। तो हम करते हैं यहाँ पे देखो 11th डे, यानी ए हमारे पास इसके अंदर है 40, एन हमारे पास में बता दिया इसमें 11 डे का निकालना है। ठीक है, और डी हमारे पास में दे रखा है 12, तो हमें निकालना पड़ेगा ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। ए 11 चाहिए, एन की जगह 11 रख दो, तो ए 40 है प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 और डी हमारे पास है 12। तो देखिए 40 प्लस 11 में से बन जाएगा, 11 में से बन जाएगा तो कितने बचेंगे जी, 10, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 40 प्लस में 12 की 10 से करेंगे 120, और आंसर आपका आएगा 160 थ्रोज। वो 11th डे पर कितने थ्रोज फेंक पाएगी जी, 160 थ्रोज वो फेंक देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड्स का सेकंड पार्ट। व्हाट वुड बी द संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6th वीक। 6th वीक में, ठीक है, 6th वीक कंप्लीट हो चुका है, तो छठे वीक में उसने कितना इंप्रूव कर लिया होगा। देखो एक वीक में कितना कर रही थी, एवरी वीक 9 सेंटीमीटर बढ़ाते चल रही थी। तो केस 1 इसमें अप्लाई करेंगे हम, जिसके अंदर आपके पास ए दे रखा है 7.56 और डी आपको दे रखा है कितना जी, 0.09, और एन आपको दे रखा है कितना, एन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको 6th वीक, यानी एन हमारे पास है 6। ओके, तो हम ए एन निकालते हैं। ए का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा था, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह हमें रखना है 6 रख दिया। ए हमारे पास है 7.56 प्लस में एन हमारे पास में कितना है 6 है, तो 6 में से 1 घटा दीजिए, एंड यहाँ पे डी की मल्टीप्लाई यानी 0.09 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.56 प्लस
5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 0.09 से, तो आपके पास आएगा 7.56 प्लस 9 से 45 0.45 कितना आएगा 0.45। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 7.56 उसमें क्या ऐड करना है 0.45, 6 में 5 जोड़ेंगे 1 हासिल 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल 1, 8.01 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा जो आंसर आएगा 8.01 मीटर जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसका और वाला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जो और वाला क्वेश्चन है यहाँ से इसको हम इधर साइड में कर देते हैं, और वाला क्वेश्चन जो है उसी का देखते हैं सेकंड। देखिए वेयर विल शी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। इसमें बोला गया है कि 11.16 मीटर वो कब फेंकना स्टार्ट कर मतलब कब पहुंचेगी वहां तक। तो हम करते हैं एन आपको दे रखा है कितना 11.16 मीटर। ठीक है, ए आपको दे रखा था इधर केस 1 वाले में 7.56 मीटर और डी आपको दे रखा था 0.09 मीटर। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे अब एन वाला फॉर्मूला ये लगाते हैं और हमें निकालना पड़ेगा एन। क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर एन, तो एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an हमारे पास दे रखा है 11.16 प्लस 7 बराबर 7.56। a हमारे पास क्या है जी यहाँ पे 7.56 प्लस n हमारे पास क्या है, n हमारे पास निकालना है तो हमें n गिवन नहीं है, n हमने n की जगह n ही रखा -1 और d की जगह हमें रखना है 0.09। ओके, इसके बाद देखते हैं ये प्लस का है, पहले इधर लाके इसको कर दीजिए माइनस, तो हमने माइनस कर दिया इसको इधर बराबर इधर बच गया n-1 इंटू 0.9। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब देखो माइनस करते हैं 11.16 और 7.56, 6 में से 6 0, 11 में से 6 पॉइंट और 10 में से 3, तो 3.60 आ जाएगा। 3.60 बराबर n-1 इंटू 0.09। ये मल्टीप्लाई में है, ये 0.09 मल्टीप्लाई में, इधर आके कर दीजिए इसको डिवाइड में, तो 0.09। पॉइंट हटाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के पॉइंट देखो, नीचे के पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई और इधर दो के बाद पॉइंट लगा दो तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट 9 चौको 36 और 1 0, यानी आपके पास आया n-1 बराबर n-1 बराबर 40। ये माइनस का 1 है, इस चीज का मान है माइनस का, तो इधर आके क्या कर देंगे हम इसको प्लस कर देंगे, तो n बराबर 40 प्लस 1 आपका n आ जाएगा 41। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड का और पार्ट जो था, ये वाला जो पार्ट था ये वाला हमने कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं इतना। देखो अब इसके अंदर क्या बोला गया है नेक्स्ट कि हाउ मेनी थ्रोज, कितने थ्रोज वो फेंकेगी ड्यूरिंग द एंटायर कैंप। 15 दिनों में उसने टोटल कितने थ्रोज फेंक दिए होंगे। अगर हमें टोटल निकालना होता तो हम निकालते उसके लिए एसएन निकालना पड़ेगा। आपको देखो ए दे रखा है थ्रो, इसकी बात हुई थी थ्रो में 40 वाले की, और डी हमारे पास कितना है, कितने थ्रोज बढ़ाती चल रही थी 12 डेज बढ़ाती चल रही थी। ठीक है, और आपको एन दे रखा है, कितने दिनों की पूछ रहा है जी, कितने दिनों की पूछ रहा है, तो इसमें 15 डेज की पूछ रहा है, तो 15 हो गया हमारे पास में। अब देखो हम करते हैं एसएन का फॉर्मूला जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, क्या होता है हमारे पास एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखते हैं n हमारे पास कितना है 15/2, 2 मल्टीप्लाई में a कितना है 40 प्लस n हमारे पास कितना है 15 -1 और d हमारे पास क्या है 12। तो हम कर देते हैं 15/2, 4 दूनी 8 और 1 0 प्लस इसमें 15 में से बन जाएगा तो बचेगा 14 और मल्टीप्लाई करना है उसकी 12 से। ठीक है, अब देखते हैं 15/2 और 80 प्लस 14 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 12 4 48 4 168। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा 15/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8 से 2 4 हासिल 248, 248 आ गया। अब इसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखो 2 से कट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, 124 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जी, 124 की करते हैं 15 से, 15 4 60 की 0 6 कैरी, 15 2 30 और 6 36,
15 बन जाए 15 और एक सेकंड 15 बन जाए 3 और 15 बन जाए 15 15 3 तो आपके पास में आ जाएगा 860 थ्रोज। टोटल कितने थ्रोज फेंकेगी वो 860 थ्रोज फेंकेगी 15 दिन के अंदर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला 37 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 जिसके अंदर आपको 3 पार्ट गिवन है। तो पहले में पूछा गया एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म द पैरेललोग्राम। ये 4 इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और ये क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। इस प्रकार से हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है। तो ये हमने पैरेललोग्राम टाइप का बना दिया। इसके बाद में पॉइंट्स दे देते हैं, देखो ए बी सी एंड डी। ओके, अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 एंड 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 6 और 6। हमें चाहिए डी के कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे x और y मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं जी, x और y। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले जब भी कोई डायगोनल जाता है पैरेललोग्राम का तो दोनों जो डायगोनल रहेंगे वो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो इसलिए पहले हम देखो मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 37 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। इसके लिए हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लगाएंगे जी, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन का 2। ये हमारा जो है मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखते हैं x1 हमारे पास में कोई मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। तो मैं इसको x1 मानता हूँ, इसको y1 मानता हूँ और इसको x2 और y2। तो हमने x1 यानी 6 में 1 जोड़ दिया, x1 में x2 जोड़ दिया 1 जोड़ दिया बटे में 2 कोमा y1 में y2 जोड़ दिया यानी 6 में 2 जोड़ दिया बटे में 2। तो देखिए क्या आ जाएगा आगे, 6 और 1 होता है 7, तो 7/2 और 6 और 2 होता है 8, 8 बटे में 2 कट के आ गया 4। तो हमारे जो O के कोऑर्डिनेट्स आए, O के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं 7/2 और कोमा 4। ये हमारे O के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट्स ऑफ O बराबर ये हमारे पास जो है उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम देखो ऐसे ही इससे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लगाते हैं x1 अपॉन में x2, x1 यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकाल रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो x1 प्लस में x2 अपॉन का 2, y1 प्लस में y2 अपॉन का 2। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, x1 हमारे पास में हमने मान लिया x है, तो x में 4 जोड़ दीजिए और बटे में 2। दूसरा क्या है हमारे पास में y1 है, y में 3 जोड़ दीजिए और बटे में 2। तो इन दोनों वैल्यू को हमें किसके बराबर रखना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को। देखो x की वैल्यू x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर रखते हो। देखिए x प्लस का 4 बराबर 2 किसके बराबर होगा, ये 7/2 के। तो ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास है x प्लस 4 बराबर 7। ये प्लस का 4 है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3, यानी यहाँ पे जो d के कोऑर्डिनेट निकल गया है वो आ गए 3, ठीक है। इसके बाद में हम निकालते हैं सेकंड y प्लस का 3 बराबर है, सॉरी y प्लस का 3 अपॉन में 2 बराबर है किसके 4 के बराबर है, ओके। तो ये 2 जो डिवाइड में इधर आके किस चीज में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 2 8 और y बराबर ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का 3, तो बचेंगे आपके पास में 5। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट आ जाएगा दूसरा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बराबर 3,5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि चेक इफ द गोलकीपर जी, देखो जी है कोई, जी के पॉइंट ले लेते हैं हम कोई भी, ठीक है, -3 और 5, ओके। इसके बाद एक स्वीपर है h मान लिया हमने, तो ये h है, h के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3,1। उसके बाद में विंग बैक यानी k आपके पास में है 0 और 3, ठीक है। तो हमें ये बताना है क्या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते। तो हम सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं इस प्रकार से, 3 पॉइंट मान लिया हमने G H K।
तो हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ GH का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं रूट x1 x2 माइनस x1 प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो दोनों का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू रखते हैं रूट। देखिए अब वैल्यू रख देते हैं g की x, ये x1 है हमारे लिए जब हम gh की बात कर रहे हैं, और ये y1 है, और ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। 3 में से 3 घटाओगे माइनस का, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 1 में से क्या घटाना है आपको, माइनस का 5, 1 में से माइनस 5 करना है और स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में, 3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से एक जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर। तो आपके पास होता है रूट 6 6 36 4 4 16, जोड़ दीजिए तो आएगा आपके पास में रूट 52, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 13। क्या लिख सकते हैं जी, 2 रूट 13। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ऑफ HK का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम h और k का। तो इसके लिए अब हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ये हमारी x1 हो जाएगी, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। x2 हमारे पास में क्या है जी 0, 0 में से क्या घटाना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाना है और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है बराबर। तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास में रूट 13 आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस ऑफ G और K, G एंड K बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या करना है स्क्वायर रूट। देखो अब इसमें वैल्यू ये जो x और y1 है ना, ये हम यहाँ ले लेते हैं x1 और y1। तो 0 में से 3 घटाना है, वो भी माइनस का, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाना, 3 माइनस 5 बराबर स्क्वायर बराबर। देखो 0 को 3 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 में से 3 घटाए माइनस के 2 और 2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, तो 9 और 4 13। अब देखो स्ट्रेट लाइन में हम कैसे बता सकते हैं, अगर हमारा सम, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स का सम, दो चीजों का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स का सम अगर तीसरे के बराबर आता है तो हमारा वो स्ट्रेट लाइन में आता है। तो देखिए GH बराबर है HK प्लस में GK के। तो GH हमारे पास है 2 रूट 3 और ये दोनों क्या है हमारे पास में रूट 3 रूट 13 प्लस में रूट 13, जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 रूट 13 क्या हो जाएंगे प्लस में 2 रूट 13, दोनों 2 रूट 13 एक दूसरे के बराबर है। सो वी कैन से they all lie in a straight line, कि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है इसके अंदर। इसको भी बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, J दे रखा है, I दे रखा है। तो देखो स्टार्टिंग वाला J मान लेते हैं हम, ठीक है, एक J दे रखा है आपको, एक I दे रखा है। तो J और I दे रखे हैं आपको, J और I कोई दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 -3 और I के कोऑर्डिनेट है -4, 6। ये आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमें करना क्या है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसके बीच में एक और पॉइंट है C के कोऑर्डिनेट हमें सबसे पहले नहीं पता, C के कोऑर्डिनेट है 0 और 1, C के कोऑर्डिनेट है 0 और 1, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे। तो हमें पहले पूछा गया है कि क्या ये इक्विडिस्टेंस है या नहीं है, यानी J जो है, J पॉइंट C पॉइंट से उतने ही दूर है और ऐसे ही I पॉइंट भी G पॉइंट से उतने ही दूर है। तो अगर हम इनका डिस्टेंस निकाल लेते दोनों का तो बराबर आया तो ये इक्विडिस्टेंस है, वरना नहीं है। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ CJ बराबर रूट H2 माइनस X1
यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, देखो अब यहाँ पे x2 हमारे पास में क्या दे रखा है, x2 है 0, 0 में से घटाना है आपको 5 और उसका क्या करना है स्क्वायर प्लस ये रूट लगा लो इसमें, 1 में से आपको घटाना है माइनस का 3 और उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो देखिए रूट 0 का 0 ही रहेगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, प्लस 3 माइनस का है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपके पास में टोटल जुड़ के आएगा रूट 41, कितना है जी रूट 41। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ CI, तो रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करना है स्क्वायर रूट। देखो इसमें अब इस वाले वैल्यू में देख रहे हैं हम, ठीक है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 में से 1 घटाया 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हमारे पास रूट 41 आ गया। ठीक है, प्लस ओके, तो हम लिख सकते हैं यस C is equidistant from J and I। ठीक है, J और I से इक्विडिस्टेंस हो गया, लेकिन अब हमें दूसरा इसमें क्या बताना है, इफ C is the midpoint of IJ, क्या ये IJ का मिड पॉइंट है या नहीं। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ CJ, सॉरी IJ, मिड पॉइंट ऑफ IJ क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। तो वैल्यू रखते हैं, देखो x1 हमारे पास में क्या है यहाँ पे, तो जब हम इसकी I और J की बात कर रहे हैं, अभी C का हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 और माइनस के 4, 5 माइनस 4 बटे में 2। ठीक है, और y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या है -3 प्लस का 6 बटे में 2 बराबर है 5 में से 4 जाएंगे 1 बटे 2 कोमा 6 में से 3 जाएंगे 3 बटे 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट तो ये है मिड पॉइंट के, और C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 0 और 1। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, नो C is not the midpoint of line of C, sorry of IJ का ये मिड पॉइंट नहीं है। क्यों, अगर हमारा इसका आंसर इसके कोऑर्डिनेट इनके बराबर आते तो ये मिड पॉइंट होता, अभी इसके बराबर नहीं है इसलिए इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट और रह गया अपने पास। तो इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A एंड B, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम पहले, इधर भी A और B। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 1 और 4 और B के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हैं 2 और माइनस के 3। तो हमें क्या बोला गया है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिए। अब इसमें बोला गया है कि एक स्ट्राइकर E है, लाया हुआ स्ट्रेट लाइन पे है वो, क्या वो और वो इक्विडिस्टेंस है A, एक सेकेंड, if defensive midfielder A attacking midfielder B and striker E lie on a straight line, B is equidistant from A and E। E के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें यहाँ पे, E के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। E के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, A और B है। तो यहाँ पे B जो है मिड पॉइंट है इनका, क्या है B मिड पॉइंट है, B हमने लिख दिया 2 - 3। तो हम पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस में x2 बटे में 2। ठीक है, और y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। वैल्यू रखते हैं दोनों की, x1 हमारे पास में 1, ठीक है, और x2 क्या है, ये है। तो x1 यानी 1 प्लस का a अपॉन में 2, ये x की वैल्यू हो गई, और 4 प्लस में b, 4 प्लस में b अपने पास हो गया 2। तो ये देखो कोऑर्डिनेट है, बीच वाले मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको मिड पॉइंट को इसके बराबर रख देंगे, यानी 1
प्लस में a बटे में 2 बराबर हो जाएगा 2 के 2 2 जा इधर होके क्या हो जाता है 2 2 जा 4 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -1 4 में से 1 घटाएंगे आएगा आपके पास में 3। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते देखो 4 प्लस में b बटे में 2 बराबर किसके है ये -3 के बराबर है। तो 4 प्लस का b बराबर 3 2 जा मल्टीप्लाई हो गया जाएगा 3 2 जा 6 ये डिवाइड में इधर आके हमने कर दिया मल्टीप्लाई -6b ये प्लस का इधर आके माइनस का तो -4 जोड़ देंगे तो b आ गया आपके पास -10। तो हमारे पास e के कोऑर्डिनेट्स ऑफ e क्या आया है 3, माइनस का 10 हमारे पास इसका आंसर आया है। ठीक है, ये हमारे पास 37 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा, इसके बाद ये सैंपल पेपर हमारा खत्म हो जाता है। तो जल्दी से उस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमारा 38 क्वेश्चन क्या है। 38 क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक बर्ड पेड़ पर बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो यहाँ से बॉल जब इस पेड़ पर टकराती है तो वो 2 सेकंड के बाद यहाँ से उड़कर यहाँ पे बैठ जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको बताना क्या क्या है पहले देखते हैं। At what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? तो यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, और यहाँ से उसको ये बताना है कि जो पक्षी बैठा हुआ था पहले वो इस पेड़ के रूट से यानी पेड़ की जड़ों से कितनी दूर था, यानी हमें बताना है CB। क्या बताना है जी? CB। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की कि इन ट्रायंगल CAB, ठीक है, CAB की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होता है tan और एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री। देखो ये वाला एंगल है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन में बेस हमारे पास क्या है C और B। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद में देखते हैं tan 45 क्या होता है 1 होता है। AB हमारे पास क्या है 80, हमें निकालना है CB। ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो CB बराबर आ जाएगा हमारे पास में 80 मीटर। ये हमारे पास पहला आंसर है कि वो पेड़ की जड़ों से कितनी दूर पर से ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी दूर से देख रहा है उस चीज को, 80 मीटर दूरी से देख रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट में बोला गया है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लू इन द मेंशन्ड टाइम। तो 2 सेकंड थे आपके पास में, 2 सेकंड में बर्ड यहाँ थी और यहाँ से उड़कर यहाँ आ गई। तो हमें चाहिए ये यानी AD चाहिए, और AD जितना है उतना ही क्या मिलेगा BE मिलेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल CED। हम कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? CED की बात कर रहे हैं। CED के अंदर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि tan कितना डिग्री है यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है परपेंडिकुलर हमारे पास DE। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में? ये D और E, ये वाली लाइन, और अपॉन में बेस हमारे पास C और E, CE। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए tan 30 होता है 1 अपॉन में √3 बराबर DE हमारे पास 80 दे रखा है और CE इतना है। ठीक है, CE इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो CE बराबर 80, ये डिवाइड में था इधर आके किस चीज में हो गया मल्टीप्लाई में, यानी 80 √3 मीटर। ये हमारे पास CE आया टोटल, हमें चाहिए सिर्फ BE। तो देखिए जब मैं BE कैसे निकलेगा, जब मैं CE में से, ठीक है, CE में से क्या घटा दूं, CE में से जब मैं माइनस कर दूं, CE पूरे में से माइनस कर दूं CB माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा BE बचेगा। क्या बचेगा जी? BE। तो अब देखिए BE बराबर CE हमने अभी निकाला कितना 80 √3 माइनस यहाँ पे CB कितना है 80 है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा देखो BE बराबर 80 को मान ले लो आप √3 अंदर और -1 मीटर, हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आया? हमने जब CE में से CB माइनस कर दिया तो हमारे पास BE बचा। CE हमने निकाला था 80 √3 और CB हमने निकाला था 80, तो 80 √3 में से जब इसको 80 को कॉमन ले लेंगे तो √3 बचेगा और 80 के टेबल में 80 आता है 1 बार पे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 80 √3 -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसका और वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड का और वाला पार्ट है ये। अब सेकंड पार्ट और का
तो सेकंड वाले में देखो आफ्टर हिटिंग द ट्री को हिट करने पर बॉल यहाँ थी, इसने इसको टकराया, ठीक है, टकरा दिया। अब कितने दूर तक उसने ट्रेवल किया ये हमें बताना है, यानी हमें चाहिए ये ए और एफ। क्या चाहिए जी? ए और एफ। तो हमने पहले वैल्यू एक सेकंड, सीबी की वैल्यू हमारे पास में थी, सीबी की वैल्यू थी 80 मीटर, जो हमने अभी यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, तो मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे हम? सी बी, एक सेकंड सॉरी, हमें चाहिए ये, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बड़ी वाले ट्रायंगल की, सी जी एफ की, ठीक है, नहीं, हाँ, सी जी एफ की, किसकी बात कर रहे हैं हम? सी जी और एफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें tan एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर किसके होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी एफ जी अपॉन में सी जी, सी और जी। tan 60 होता है √3 बराबर एफ जी होता है 80 अपॉन में सी जी। सी जी हमें निकालना है, तो सी जी को इधर ले आइए, सी जी इधर आ गया, और बराबर ये जो मल्टीप्लाई में होगा इधर आके किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में, यानी 80√3 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। ये तो हमारा सी जी आया, बट हमें चाहिए क्या? ये चाहिए, ये निकाल दो या फिर ये निकाल दो, बराबर ही डिस्टेंस आएगा। तो हम निकालते हैं बी और जी या जी बी। जी बी कैसे निकलेगा? जब सी बी में से हम घटा देंगे सी और जी को, तो सी बी हमारे पास निकला था 80 में से माइनस करना है 80√3, क्या करना है जी? 80√3। तो यहाँ पे देखते हैं 80 को कॉमन ले लो तो बचा 1 माइनस 1, एक सेकंड, ये हो जाएगा 80√3 माइनस 80 और अपॉन में √3, ठीक है, जिसके लिए हम ये जीबी है। अब इसके और आगे कैसे कर सकते हैं हम? जीबी में से जब हम कॉमन ले लेते हैं, देखो कॉमन ले लेंगे 80, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और बटे में √3, ये हमारे पास मीटर में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड? बर्ड की स्पीड निकालनी है, किसमें निकालनी है? मीटर पर मिनट में निकालनी है, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम दे रहा है, इफ ही हैड फ्लोन, इतना उड़ा उसने, तो हमें पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, यहाँ पे थर्ड पार्ट, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। टाइम आपको दे रखा है बुक के अंदर, कितना दे रखा है? 2 सेकंड, तो 2 सेकंड है, ओके। इसके बाद में ये 2 सेकंड है, और इसको मिनट में अगर हम बदलेंगे तो बटे में होगा 60, अपॉन में होगा 60, मिनट में बदलना है क्योंकि आंसर चाहिए मिनट में। और डिस्टेंस आपको दे रखा है 20√3 प्लस का 1। तो देखिए आप करते हैं, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 20√3 प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 से सॉरी 2 से कट करेंगे 2 को 10 की मल्टीप्लाई बाय 6 से करेंगे तो 60√3 प्लस 1 मीटर पर मिनट हमारी जो है इसकी स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी? 600√3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पेपर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी लाइक करना।